नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से करीब 3700 से ज्यादा संक्रमित हैं लोग, जिनमें से 1676 मरीज ठीक हो गए हैं और 219 की मौत हो गई है। इस पूरे संघर्ष के दौरान पुलिस की एक अलग छवि दिखाई दी है, या यूं कहें कि बदली बदली सी नजर आती है। पुलिस वो सिर्फ अपनी सामाजिक भूमिका की तस्वीर ही नहीं पेश कर रही है, बल्कि वो आपके घर भी दवा पहुंचा रही है, खाने पीने की चीजें पहुंचा रही है और बिछड़ों को मिलवा भी रही है। तो क्या अब पुलिस ट्रेनिंग में भी बदलाव होना चाहिए? आज हम बात करेंगे पुलिस के एक बड़े अधिकारी से, डीजी पुलिस ट्रेनिंग पवन जैन से, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें क्या कहती हैं। आपको पता है कि कोरोना के संक्रमण के संघर्ष की कहानी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन हुआ है? या तो डॉक्टर या फिर पुलिस के कर्मचारी, जो अपनी चिंता ना करते हुए आपके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए पवन जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। जैन साहब, स्वागत है आपका सहारा समय में। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम धन्यवाद मनोज, बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, पुलिस की इस भूमिका के लिए जो आपने ये विशेष एपिसोड तैयार किया है। जी बिल्कुल, हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या उन तस्वीरों के इतर अब पुलिस ट्रेनिंग का पार्ट भी कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पुलिस को सामाजिक सरोकार से जोड़ता हो? हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपका एक और परिचय करा देना चाहता हूं, क्योंकि वर्दी में आपको पवन जैन साहब दिखाई दे रहे हैं। एक और खूबी है कि देश के जाने माने कवि भी वो मौजूद हैं और उनकी कविताएं पूरे देश में गूंजती हैं, लाल किले पर भी गूंजते हैं। इसलिए पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस की भूमिका के ऊपर पवन जैन साहब ने एक कविता लिखी है। जैन साहब, हम शुरुआत अगर इसी से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, निश्चित रूप से मनोज जी, मैं केवल इतना उसके साथ कहना चाहता हूं कि ये जो वैश्विक महामारी की जंग में पुलिस के लाखों योद्धा लगे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, ये और बड़ी बात है कि आज की तारीख तक जितने संक्रमित हमारे पुलिस के अधिकारी हुए हैं, करीब 2500 लोग पुलिस के संक्रमित हुए हैं, दर्जनों लोग कालकलवित हुए हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये कविता के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ जब अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। जी, लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली, नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद को मदद दिलाने में और किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, हम ही तो वर्दी पहनकर पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने बार सहे थे। हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने बार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे, मगर फिर भी हम खाकी वाले अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद खड़े थे। बंद थे दफ्तर, बंद दुकानें, शहर सा बंद, सन्नाटा भारी था। इस नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। क्या बात। लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। क्या बात। यूं तो हमारे भी सैकड़ों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच बताऊं नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती। क्या बात, क्या बात। कांटे, पत्थर, नफरत और गाली, इनसे तो बनती आई है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन,
मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरे में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं। हर मुसीबत के आगे कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। हर मुसीबत के आगे कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, गरम थोड़ा भी डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, इतना कह देना हम भी इंसान हैं। बहुत सुंदर आपकी कविता की पंक्तियां, और वाकई ये वो पंक्तियां हैं जो उन वर्दी वाले पुलिस वालों के लिए हैं जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, जो अपनी जान की चिंता न करते हुए बस आपके लिए है। इस चीज को बहुत गंभीरता से समझिए। और वर्दी को लेकर एक खौफ समाज में पहले से ही बना रहा है, लेकिन पहली बार कोरोना के संक्रमण में लोगों ने वर्दी का वो रूप देखा है जिसमें वाकई लोगों को भरोसा लगता है, अपनापन लगता है, ये तमाम सारी चीजें लगती हैं। पवन जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा ये बात कर रहे थे संक्रमितों की करीब देश भर में जो संख्या है संक्रमितों की, वो एक बार हम लोगों को बता देते हैं कि करीब 2700 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। जो सीपीओ हैं वो 750 कर्मी संक्रमित हैं। सीआईएसएफ के जवान हैं 51 संक्रमित हैं। सीआरपीएफ के जवान 250 संक्रमित हैं और बीएसएफ के करीब 286 लोग संक्रमित हैं। उसके बावजूद भी चिंता नहीं, उसके बावजूद भी घर नहीं जा रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। इस बात को समझना होगा। जैन साहब, बहुत आपकी सुंदर कविता रही और वाकई इस कविता से एक जोश पुलिसकर्मियों को मिलेगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि करीब 73 साल की पुलिसिंग हो गई और इस 73 साल की पुलिसिंग में हम देखें समाज में तो क्या आपको दिखाई दिया है? मनोज जी, पुलिसिंग तो मैं समझता हूं कोतवाली का समय तो 500 साल से ऊपर का है जी। लेकिन जो भारतीय पुलिस की व्यवस्था है, अगर अंग्रेजों के समय से अगर मैं उसकी नींव मानूं, लेकिन आजादी के बाद 73 साल में मैं ये मान सकता हूं, मेरी अपनी 33 साल की नौकरी है जी। पुलिस को इतनी पुण्याई कभी नहीं मिली। 73 साल की शायद उनकी सेवा का फल पहली बार मिल रहा है कि आम आदमी की नजरों में पुलिस की इज्जत बढ़ गई है जी। आम आदमी पुलिस की संवेदनाओं को बहुत गहरे से महसूस कर रहा है। जब उस दौर में लोग अपने घरों में हैं, तब कोई खाकी पहनकर उनकी रक्षा के लिए सड़कों पर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज जी, मैंने सैकड़ों ऐसे मंजर देखे हैं। कभी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, कहीं दंगे हो जाते हैं, कभी 2-4 दिन का कर्फ्यू किसी शहर में लग जाता है, लेकिन फिर जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे लोगों को आदत होती है कि 2-4 दिन अगर ड्यूटी पर रहना पड़े, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। अभी घरों में नहीं जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके नन्हे बच्चे, उनके परिवारजन कहीं संक्रमित ना हो जाएं। जैसा आपने कहा कि भारतवर्ष में यदि डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं तो उससे भी ज्यादा तादाद में पुलिस वाले संक्रमित हुए हैं। एक और चीज जो मैं लक्ष्यांकित करना चाहता हूं, हमारे दर्जनों साथी काल कलवित हुए हैं, चाहे वो पंजाब के एडिशनल एसपी अनिल कोहली हों, मध्य प्रदेश के देवेंद्र चंद्रवंशी, यशवंत पाल हों, या फिर महाराष्ट्र के सुरवे हों। 4 आईपीएस अफसर मध्य प्रदेश में संक्रमित हुए थे। वो अपनी इच्छा शक्ति, भगवान की कृपा से और साथियों की दुआओं से वापस वो जंग जीत कर लौटे हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं हजारों पुलिसकर्मी, अकेले महाराष्ट्र पुलिस के करीब 1000 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप दूसरे की जान बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो विषम परिस्थितियों की ट्रेनिंग हमें दी जाती है, उसने हमें हौसला दिया है कि हम एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसके बारे में बहुत ज्यादा पता हमारे पुलिसकर्मियों को नहीं है, और उससे हम बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। और लॉकडाउन का पालन, जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन का पहला लॉक पुलिस है जी। कंटेनमेंट एरिया की पहली दीवार पुलिस है, हॉट स्पॉट की पहली दीवार पुलिस है। किसी मरीज को अगर ऐसी परिस्थितियां भी आपने देखी हैं कि जब हम लोग किसी की जान बचाने के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराने ले जाते हैं तो लोगों ने पुलिसकर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव भी किया है। तो मैंने जो कहा कि लाठी पत्थर खाकर भी और घायल होकर भी सरदार हरजीत सिंह जैसे लोग हैं जिनका हाथ भी काट दिया था लेकिन वो ड्यूटी पर रहे, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को बहुत करीब से हिंदुस्तान में देखा है।
पूरे दुनिया में शायद इस बात को लोग महसूस ही नहीं कर पाए कि 50 साल में हमारे 35,000 साथियों ने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना बलिदान किया है। चाहे संसद के दरवाजे पर हो, चाहे बंबई के दिल पर कोई भी हमला होता है तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहले कोई खाकी वाला आता है जो अपना शीश दान करके जाता है। और कोरोना की जंग में मैं कह सकता हूं कि पुलिस पहली पंक्ति की योद्धा के रूप में लड़ रही है। हमारे दर्जनों साथी कालकलवित हैं, हजारों अस्पताल में हैं और लाखों मैदान में हैं, लेकिन हमने ये एक तरह से तय किया है कि हम समाज को जितना होगा उतना सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। जी, अब तक जो पुलिस ट्रेनिंग है उसमें अपराधी से किस तरीके से लड़ा जाए, अपराध से किस तरीके से निपटा जाए, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाए, लेकिन कोरोना संक्रमण में ये पहली बार देखा है कि पुलिस को खुद उन तमाम चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल से जुड़े हुए चीजें हैं या मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें। तो क्या आप मानते हैं कि अब पुलिस ट्रेनिंग का स्वरूप भी बदलेगा? अभी पुलिस ट्रेनिंग में क्या होता है और अब क्या होगा कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को देखते हुए? देखिए, बेसिक ट्रेनिंग की हम बात करें, चाहे हमारे पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स हों, चाहे हमारी पुलिस की स्टेट की एकेडमी हो या नेशनल पुलिस एकेडमी हो, अभी तक ट्रेनिंग जो है वो एक तरह से रूबरू होती थी, चाहे वो हमारी इंडोर की क्लासेस हो या आउटडोर की ट्रेनिंग हो या फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस हो। लेकिन अब इस दौर में, कोरोना के काल में, आप डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्योंकि अभी तो अधिकांश से पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। हमारे ट्रेनिंग के स्टाफ और जो हमारे ट्रेनिंग जो करने वाले लोग हैं वो सबके सब फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की उस संख्या में आवश्यकता वहां पर ज्यादा है। तो नए दौर की ट्रेनिंग होगी, वो कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के दौरान वो एक अलग तरह की ट्रेनिंग होगी। उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में तो ऑनलाइन क्लास चल भी रही है। मध्य प्रदेश में भी हमारे जो डीएसपी प्रोबेशनर हैं 25, वो ऑनलाइन क्लासेस रोजाना अपनी ड्यूटी के साथ अटेंड कर रहे हैं। आउटडोर की ट्रेनिंग का जहां तक सवाल है, जब भी ये लोग वापस आएंगे तब इनकी आउटडोर, क्योंकि आउटडोर क्लासेस में इनको फील्ड क्राफ्ट प्रैक्टिस करनी होगी, ड्रिल करनी होगी, लेकिन वो सारे जहां भी संभव होता है कि वो अपने जहां रह रहे हैं आइसोलेशन में, वहां पे पीटी योगा कम से कम करें। तो मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग का पूरा एक कहिए कायाकल्प होगा। कोरोना काल के बाद आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे पाएं। दूसरी, हमने यूट्यूब चैनल भी मध्य प्रदेश के ट्रेनिंग हमारे अधिकारियों ने, जो मास्टर ट्रेनर है, उन्होंने बनाया है। तीसरी चीज और है मनोज जी, जो मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में 4 हमारे जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जहां पे के हमारे रिक्रूट्स और सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग करते हैं, वो उज्जैन में है, उमरिया में है, रीवा में है, सागर में है। वो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। उज्जैन में तो आपको शायद जानकर बहुत सुखद अनुभूति भी होगी कि करीब 300 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे जो आज की तारीख में 21 रह गए हैं। उनकी नियमित देखभाल, उनकी पूरी व्यवस्था का जिम्मा हमारे वहां के एसपी पीटीएस ने ले रखा है। एक हमारा इंदौर में जो एक कहिए कि नेशनल, जिसको बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का खिताब भी मिला है इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को, वहां पे हमने एक कम्युनिटी किचन सेंटर बनाया है, जहां रोजाना 10,000 लोगों का भोजन तैयार हो रहा है। जो आपने कहा कि इस कोरोना काल में लोगों ने बहुत सारे ऐसे मंजर देखे हैं जब पुलिस वाले किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, यहाँ तक कि अपने हिस्से का खाना दे रहे हैं, किसी के घर पर बर्थडे केक लेके जा रहे हैं, जो अकेला अपने घर में अकेला बंद है उसके लिए एक सरप्राइज होता है, उसके लिए एक सुखद आश्चर्य होता है जब पुलिस वाले उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। क्योंकि पहले जब किसी के घर पर पुलिस जाती थी तो वो डर जाता था कि पता नहीं अब कौन सी एफआईआर होने वाली है, किस एफआईआर में नाम आने वाला है। लेकिन अब जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि पुलिस के हाथ में बर्थडे केक है, और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि इस लॉकडाउन में शायद जन्मदिन पर कोई केक लेके आएगा उसके लिए। सुखद अनुभूति। मैं कह रहा हूं बहुत जगह, पंजाब पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तरांचल पुलिस ने, आंध्र प्रदेश में, पूरे देश में। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमें, जिस तरह से आपने कहा कि ये इस तरह की महामारी है जिसमें पुलिस को बिल्कुल आइडिया नहीं है, यहां तक कि हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उस तरह की एक वैश्विक महामारी से निपटने का उनका भी ये पहला प्रयास है। हमारे पुलिस वालों को तो बेसिक सेफ्टी मेजर्स भी नहीं मालूम है कि उनको कहां पे पीपीई किट पहननी है, कहां पर उनको, जैसे क्या हो रहा है कि इस बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग संक्रमित हुए जो घरों के अंदर छुप गए थे, कुछ लोग धार्मिक स्थलों के अंदर भी छुप गए थे। तो जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो पुलिस को उनको अस्पताल में ले जाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ी। उसमें हमारे सैकड़ों लोग संक्रमित भी हुए, लेकिन फिर भी
पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई। उन पर कहीं पथराव हुआ, कहीं पर उन पर तमाम तरह के आक्रमण हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उन लोगों की जान बचाई जो उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मैं मानता हूं कि संवेदना का एक नया पूरा अध्याय पुलिस ने लिखा है और पूरे देश में, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से कहूं, सर्वत्र इसकी सराहना हो रही है। पंजाब में तो एक नया बात आई, जब सरदार हरजीत सिंह हॉस्पिटल से घर लौटे, पूरी पंजाब पुलिस ने उनके नाम का एक टैग, मैं भी हरजीत सिंह हूं, अपने बैच पे ये पूरे 80,000 लोगों ने, मेरे बैचमेट वहां पे डीजीपी हैं, उन्होंने एक नया प्रयोग किया। सारे पुलिसकर्मियों ने एक दिन उसके नाम का नेम प्लेट पहनी और उस वीर सब इंस्पेक्टर के प्रति एक अपना रेस्पेक्ट शो किया, जिसने इतनी जांबाजी से अपने कटे हुए हाथ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और फिर वहां की पूरी सरकार और पुलिस ने जिस तरह से उसका पूरा ऑपरेशन हुआ, वो मैं मानता हूं वो हमारे पूरे पुलिस बल की हौसला अफजाई के लिए एक नया आयाम था। जी पवन जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने भूगोल की पढ़ाई की है और कहावत भी है ना कि भूगोल की पढ़ाई के साथ इतिहास रच दिया। आपने कवि के क्षेत्र में इतिहास रची, आपकी तमाम सारी कविताएं यूट्यूब पे और तमाम सारे आयोजनों में हम देखते हैं। आपने एक चीज है जो कि पुलिसिंग में बड़ी परेशानी देती है, तकलीफ देती है, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी के चरण छूकर आपने ये कहा कि कोई भी गलत पैसा मेरी घर की दहलीज के अंदर ना आए। इतनी बड़ी शपथ, इतना बड़ा संकल्प आपने लिया, आपको लगता है कि पुलिसिंग में इतनी ईमानदार छवि रखना, इतना ईमानदार होना थोड़ा तकलीफ देता, परेशानी देता? देखिए मनोज जी, मैं मेरा नितांत जो है वो मैं मानता हूं कि आचार्य विद्यासागर हमारे पूरे जैन परंपरा के श्रेष्ठतम आचार्य तो हैं ही, और एक हम लोग पूरे जैन समाज मानती है कि वो चलते फिरते भगवान हैं इस धरा पर, और जहां भी हैं इंदौर में विराजमान हैं, मैं उनको नमोस्तु और प्रणाम करता हूं। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं पूरी इबादत के साथ नौकरी करूं और आचार्य श्री के सम्मुख लिया हुआ व्रत मैंने पूरी सादगी के साथ निभाया है। और मैं मानता हूं कि अगर आप प्रण कर लें तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह की नौकरी में हम लोग हैं वहां हम इबादत के साथ, ईमानदारी के साथ नौकरी नहीं कर सकते। मेरे बहुत से साथी मुझसे भी ज्यादा कठोर संकल्प के साथ काम करते हैं, पर यह है कि ये पहली बार, मैं उससे ज्यादा इस बात को करता हूं कि अभी तक पुलिस के प्रति लोगों में ये धारणा थी कि पुलिस में कहीं ना कहीं उतनी संवेदना नहीं होती जितनी कि दूसरे लोगों में होती होगी। ये पहली बार हमें इस तरह का, हमारे साथियों ने हमें ये तोहफा दिया है कि लोगों को लगने लगा है कि पुलिसकर्मी भी इंसान होते हैं, खाकी वर्दी के पीछे भी एक आदमी होता है। तो मैं उन सब लाखों पुलिसकर्मियों को नमन भी करता हूं कि इन विषम परिस्थितियों में उन्होंने पुलिस की एक नई इमेज गढ़ी है। और मेरी चिंता इस बात की है मनोज जी कि ये जो हमने छवि बनाई है ये स्थायी बने, अल्पकालिक ना हो। आगे भी लोग पुलिस को इसी सम्मान, इसी स्नेह, इसी आदर के साथ देखें। इसके लिए चाहे हमें ट्रेनिंग में प्रयास करना पड़े, और जो हमारे लीडर हैं, थाना प्रभारी से लेकर पुलिस कप्तान तक, आईजी से लेकर पुलिस के महानिदेशक तक, उन सबका भी ये दायित्व बनता है कि पुलिस की एक नई छवि जो पूरे देश ने देखी है वो छवि स्थायी बने। और कोरोना काल के बाद भी जब विषम परिस्थितियां आए तो पुलिस उतनी ही संवेदनाओं के साथ, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ और उतनी ही ईमानदारी के साथ अपना काम करे वाकई। और इसके लिए आप ट्रेनिंग में कई सारे बदलाव भी लेकर आने वाले, ये अपना बड़ा बड़ा सवाल है। क्योंकि आप पुलिस अधिकारी हैं, कभी भी हैं, तो आपके अंदर संवेदनाएं भी उतनी हैं। जो परिस्थितियां कोरोना काल में निर्मित हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि पूरा वैश्विक परिवेश बदल जाएगा, चाहे वो अर्थ का हो, आर्थिक नीतियों का हो, राजनीति का हो, सामाजिक परिवेश हो। तमाम सारी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हजारों मजदूर सड़क पर चल रहे हैं, उनके पास उस तरीके से साधन नहीं है, गाड़ियों का अभाव है, ट्रेन चल नहीं रही हैं। हालांकि सरकार ने घोषणा की कि अब वो चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या है मजदूरों की जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सिर्फ अपनी आजीविका के लिए जाते हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो पीड़ा देती हैं, वो दिल को दुखाती हैं। आप मानते हैं कि आने वाले समय में सारी चीजें अब बदलती हुई दिखाई देंगी? एक बड़ा संकट रोजगार का खड़ा होने वाला है, एक बड़ा संकट रोजी रोटी का खड़ा होने वाला है, एक बड़ा संकट नौकरी का खड़ा होने वाला है युवाओं के सामने। जो आप कह रहे हैं मनोज जी, निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया की तस्वीर बदलेगी। और जो भी हम लोगों ने अभी तक जो स्थिति है कि हमें आगे भी कोरोना के साथ, हो सकता है जब तक इसकी वैक्सीन न बने 6-8 महीने लग सकते हैं, समय लग सकता है, तब तक इस परिस्थितियां जो आपने बताई हैं, जो चुनौतियां हैं, जो लोग, लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, वापस शहर से गांव की ओर अपने घरों में लौट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है
कि जिस तरह का अभी वर्तमान परिवेश है उसमें ना उनके पास छत है ना रोटी है, कम से कम गांव जाएंगे तो उनको वो सब आसरा मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे हमारे मजदूरों ने, तमाम लोगों ने पैदल चली हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें अंदर तक हिलाती हैं। पर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस कर्मियों ने उनके प्रति पूरी संवेदना दिखाई है। देखिए, लॉकडाउन के नियम अपनी जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों ने कोशिश जरूर की है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या है जो पलायन कर रही है और उनको ऐसा लगता है कि ये काल कहीं लंबा ना चले, तो वो भी अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते हैं। अब मजदूर ही नहीं है, ऐसे बहुत से लाखों लोग भी इस देश में अटके हुए हैं जो अपने घरों में लौटना चाहते हैं। कल से शायद कुछ ट्रेन प्रारंभ हो रही हैं, वो लोग अपने घरों में लौटेंगे। और जैसा आपने कहा कि ये सारी चीजें, चाहे वो समस्याएं होंगी, बेरोजगारी की होंगी, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति में परिणति होगी। तो पुलिस ने जो संवेदना के साथ अपनी छवि बनाई है, मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि हमारे जो पुलिस का नेतृत्व है, चाहे वो थाना क्षेत्र में हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो जोन में हो, चाहे वो राज्य में हो, इन सारे लोगों की संवेदनाओं के साथ बहुत संयम रखेगा। कोरोना काल के बाद पूरी मानवता को संयम की जरूरत होगी। हमारी बहुत सारी चीजें बदलेंगी, हो सकता है हमें उतनी चीजों की जरूरत ना हो जितनी हम आज से पहले करते थे। तो ये संयम का दौर होगा, ये अपरगिरह का दौर होगा, ये विनय का दौर होगा, और उन लोगों के प्रति हमें और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है जो अपना सब कुछ छोड़कर एक शहर से आ गए हैं। और हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग, मनोज जी, वापस लौटें भी ना। उस शहर से उनका विश्वास उठ गया हो जिस शहर में 20 साल निकालने के बाद वो छोड़कर आए हैं। तो ये भी एक नई समस्या होगी कि जब लोग लौटना भी ना चाहेंगे तो गांव के क्षेत्रों में भी उन लोगों का रोजगार की व्यवस्था, वो सारी चीजें निश्चित रूप से जो लोग भी राज्य शासन में और देश में आर्थिकी की व्यवस्था देख रहे हैं वो इस चीज से वाकिफ हैं और आप लोगों के माध्यम से भी उनको पता चल रहा है। तो कोरोना काल के बाद भी अगले 6-8 महीने तक पुलिस की ड्यूटी में और ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत होगी। क्या आप मानते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बीच पुलिस इस वक्त जो मध्य प्रदेश में काम कर रही है और जो परिवेश बना हुआ है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन है। भोपाल से खबर आ रही थी कि एक पति पत्नी के बीच में तलाक हो गया और इस पूरे काल में जब लॉकडाउन है, अचानक से उनको लगा कि जीवन में कुछ है जो छूट गया, फिर से वो वापस मिले, दोनों ने फिर से शादी कर ली है। घर बदला है, घर के लोगों की सोच बदली है, समाज बदला है, सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं और कहीं ना कहीं लोग अब तमाम ऐसी चीजें जिनका जिक्र कर रहे थे वो छोड़ने की बजाय एक जीवन में आनंदित सा महसूस कर रहे थे कि हम कहां भाग रहे थे, किसके पीछे भाग रहे थे। निश्चित रूप से ये आपने एक तरह से ये बात उठाई है, पूरी जो कहिए प्रकृति में बदलाव महसूस हो रहा है। इस वायरस से आदमी डरा हुआ है लेकिन प्रकृति वो लहलहा रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये वायरस ने केवल आदमी को कोने में दुबकाया है जी। पक्षियों पर, जानवरों पर, हमारे पेड़ पौधों पर कोई असर नहीं है, बल्कि नदियां और स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। जो लोग वन्य प्राणी जो सामान्यतः दुर्लभ हो गए थे दिखना, वो भी कभी कभी दिख रहे हैं शहरों में। तो कहीं ना कहीं प्रकृति और पूरी जो कायनात है वो एक बदली हुई नजर आ रही है जी। लेकिन जिस तरह के जो प्रदूषण मुक्त आपको शहर दिखते हैं कि वहां पे प्रदूषण का स्तर बॉम्बे, दिल्ली में घट गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचना होगा कि आदमी है जिसने प्रदूषित किया है प्रकृति को। जी जी जी। इंसान ही है जिसने कि प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान प्रकृति को पहुंचाया है। तो ये बात बड़े लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग की जब बात होगी तो ये बात भी आएगी कि जब इंसान घरों में रहता है तो प्रकृति ज्यादा लहराती है, हमें अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं। जालंधर से हम लोग हिमालय की पहाड़ियों को देख पाते हैं, बहुत सारे दृश्य जो वैसे नजर नहीं आते थे, नीले आसमान के साथ, बहती नदियों के साथ जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोचने को विवश करेंगे कि आगे हम इस तरह का अपना आचरण करें, अपना जीवन शैली अपनाएं कि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल पवन जी, चूंकि अब समय पूरा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं। पंक्तियां इंसान के लिए, पंक्तियां मानव के लिए, मानवता के लिए, मजबूर के लिए, मजदूर के लिए और आने वाले भविष्य के लिए कुछ अच्छी पंक्तियां। मैं केवल इतना ही, मैं एक तो पुलिस की पीड़ा पहले अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहूंगा जी कि आखिर क्यों हमें पुलिस की हौसला अफजाई करने की जरूरत है। बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूं कैसे कह दूं
मैं कभी रोता नहीं। और जो दूसरी बात जो आपने कही, जो बड़े फल की बात है, हम लोग तो हमेशा से दो चीजों में विश्वास करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हम अपने पड़ोसी का ध्यान रखें। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या करेगा प्यार वह ईमान को, क्या करेगा प्यार वह भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान को। तो मुझे लगता है अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो मानवता को प्यार कर सकें, जो इंसानों को प्यार कर सकें और अपने पड़ोसी को और अपने आसपास किसी को भूखा न रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आपका बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, मध्य प्रदेश की पुलिस को, कि पूरी मुस्तैदी के साथ वो सड़कों पर जमी हुई है और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम आपके हैं और हमेशा ये अपनापन बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। तो खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।